आज हम लोग बात करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन एक बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग जो है हॉस्पिटल में प्राय किया जाता है टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये बहुत यूजफुल आज के डेट में इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे किस प्रकार ये यूज किया जाता है। देखिए, इसका मुख्य वर्क है कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इसको एक्सलेट करता है। तो इसको मुख्य रूप से हम लोग एक्सलेट करने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट नहीं किया जाता है इसके द्वारा, उसका मास बहुत कम है और उसका स्पीड बहुत हाई हो जाएगा। तो एक्चुअली हॉस्पिटल में जो इसका प्रयोग होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग को ये जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका कैसे अरेंजमेंट किया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन देखिए होता क्या है कि इसमें दो जो है डीज होता है। डी शेप का जो है कि आपका जो है कि यहाँ पर बना हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर डी शेप का बना हुआ है। तो ये देखिए मेटल का होता है, इवापोरेटेड डी शेप का जो है कि आपका बना हुआ रहता है यहाँ पर, और ये आपको इसीलिए इसको डीज कहा जाता है। ये इस तरह, और यहाँ ऑसिलेटर जुड़ा होता है, जो ऑसिलेटर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो चेंज करता है। ये ऑसिलेटर है। ये आपको फ्रीक्वेंटली जो है कि प्लस माइनस करता है। और सेंटर पर जैसे ये चार्ज पार्टिकल होता है। तो देखिए होता क्या यहाँ पर, और ऐसा एलिमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग ये डॉट फील्ड है यहाँ पर, ये डॉट फील्ड है, ये डॉट फील्ड ले हम लोग है ना, ये डॉट फील्ड दिया हुआ है। इसको D1 कह रहे हैं, इसको D2 कह रहे हैं। तो ये ध्यान देना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज करता है। E and B uses in combination है ना, uses in combination to increase energy of charge particle. E और B परपेंडिकुलर होता है, और सो इट इज नोन एज क्रॉस फील्ड। इसको कहा जाता है क्रॉस फील्ड कहा जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। ध्यान देना है, uses the fact that a frequency of an charged particle, यहाँ तक है? हाँ, of a charged particle in a magnetic field independent from its energy. और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, E and B is in combination to increase energy of charged particle and all particle, so its radius increases. अब देखिए हम लोग मैटर पर आते हैं। ये तो खैर बात है यहाँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉम्बिनेशन में यूज होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, बढ़ाता है, और इससे क्या होगा, आपका रेडियस बढ़ जाएगा। E परपेंडिकुलर टू B होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस फील्ड कहते हैं।
और ये फैक्ट क्या है इसमें जो यूज करता है ये कि चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स एनर्जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर और हम लोग देखेंगे। तो देखिए होता क्या है, पहले इसके फंक्शन को समझ लें लोग, और अब फंक्शन आप समझ जाते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, खुद से आप लिख लीजिएगा। इसके हम लोग वर्किंग को समझते हैं क्या होता है। देखिए ये डीज है, d1 d2, ये डीज है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लिया जाए बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, जैसे ये इसको मान लिया प्लस, मान लिया इसको माइनस, मान लिया ये यही करता है प्लस माइनस, ये बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करता है ये। तो ये मान लिया प्लस है आपका, देखिए, और ये इवापोरेटेड जो है कि मेटालिक जो है कि मेटल का बना हुआ है, डी शेप का होता है, इसको डीज कहा जाता है। ये आपको d1 d2 डीज हो गया, d1 d2 क्या होगा डीज, डी और एस, डीज कहा जाता है। फॉलो इवापोरेटेड डी शेप्ड मेटल का अगर बना हो तो उसको लोग डीज करते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज और समझना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सलेट करता है, जहाँ भी रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सलेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक्सलेट नहीं करता है। ये जो है आपका क्या करेगा, ये डायरेक्शन को चेंज करता है, चेंजेस द डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी आपको एक्सलेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सलेट करता है, और बी क्या होगा उसके डायरेक्शन को मोड़ता है। तो देखिए ऐसा इसको बनाया गया है। देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देखिए डायरेक्शन आपका ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, तो यहाँ से एक्सलेट हो रहा है, आपको देखिए एक्सलेट हो रहा है, इस पोर्शन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, आपको ध्यान दीजिए, और अंदर में जो है ना कि मैग्नेटिक फील्ड है आपका। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये तो जा रहा है सीधे, जैसे ही यूं करेगा ये आपका वी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और बी का डायरेक्शन देखिए ऐसे है, हम थोड़ा सा इसको बात इधर कर ले, ये इस तरह, ठीक है, हम सिस्टम के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपका है v है, मान लीजिए इसको x, मान लीजिए इसको y, मान लीजिए इसको z मान, और ये जो डायरेक्शन हम लोग देखिए बाहर की ओर ले रहे हैं, ये b है, देख सकते हैं यहाँ पर ये वेक्टर है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये v से b की ओर लाना है, v क्रॉस b, ये ऐसे है v क्रॉस b। तो देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन क्या करेगा, इसको नीचे को मोड़ना शुरू कर देगा, ये इस डायरेक्शन में ये आपका लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। तो ये जैसे ही ये जाता है यहाँ पर अंदर, ये मोड़ना शुरू कर देगा, और ये मोड़ देता है, देखिए फिर यहाँ पर देखिए यहाँ तक पहुँचा। तो क्या हम लोग देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सलेट किया, और एक्सलेट किया जब यहाँ पहुँचा, ये डीज के अंदर जैसे ही जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके पाथ को मोड़ना शुरू कर देता है। देखिए नीचे को लग जा रहा है, यहाँ पर इस तरह लग रहा है, और ये फिर जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो ये ऑसिलेटर क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। फिर देखिए यहाँ पर ये एक्सलेट होता है, देखिए एक्सलेट पर यहाँ तक चला गया, D1 से यहाँ चल, यहाँ समझिए यहाँ से गया D2 में, और फिर यहाँ से D2 से गया D1 में। फिर यहाँ पर वही चीज़ होगा कि यहाँ से एक्सलेट हो गया, वेलोसिटी बढ़ेगा, यहाँ से देखिए मान लीजिए v है तो V1 कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पर मुड़ गया। अब दूसरी बात, जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा इसका, तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, देखिए रेडियस बढ़ जाएगा, इस पी को हम यहाँ लिख दें, ये देखिए रेडियस बढ़ जा रहा है, और रेडियस बढ़ता जाएगा, और इस तरह देखिए ये बार बार जो है रिपीटेड होगा ये प्रक्रिया, और यहाँ से हम लोग करते करते जो है इसको, जो टारगेट है यहाँ से निकालने का एक रास्ता रहता है, और ये आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो निकल गया एक्सलेट होकर के, और फिर जो है हम उसका जो भी डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज करते हैं तो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें किसको करेंगे, तो ध्यान देना है कि प्रोटॉन एक आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, अल्फा पार्टिकल आएगा, इसको किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन।
cyclotron because its mass is low। और ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी आ जाएगा इसमें, और ये क्या करेगा, अरेंजमेंट आपका नहीं हो पाएगा। तो ये थी बात यहाँ पर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, और देखिए इसका हर पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर ले, तो आप जानते हैं, ये तो समझ गए कि अगर सर्कुलर पाथ होगा तो हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि R बराबर mv/qb आ जाएगा। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें, n = t हो जाएगा, और t = 2π/ω हो जाएगा, और v = ओमेगा होता है, और यहाँ से अगर हम लोग ले लें ओमेगा तो v/r हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 2π, और ये v हो गया, और ये नीचे r हो गया। क्या हम लोग n = 1/t, t = 2π/ω, v = ओमेगा कितना हो गया, v/r। तो देखिए ये आपका आ जाता है यहाँ पर। तो अब देखिए v/r को यहाँ से निकाल लीजिए, v/r कितना हो जाएगा, v/r qb/m हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका qb/2πm, qb/2πm। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड does not depend on velocity। आप देख रहे हैं, एयर क्वेश्चन में भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जो बात कर रहे हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें। जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, 12mv²। तो अगर हम लोग v यहाँ से निकाल दें तो कितना हो जाएगा, qbr/m। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा 12mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर 12m, और देखिए क्या हो जाएगा, q²v²r²/m², एक m कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, q²v²r²/2। देखिए हम लोगों ने शुरू में बात की थी इसके बारे में कि जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, और मतलब एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक बात है। देखिए यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं है, इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, रेडियस आपका बढ़ेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रहा था वहाँ से रेडियस बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2r², देख रहे रेडियस बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए डी शेप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेट में करते तो आपको समझना होगा कि एक्सीलरेशन बढ़ाने के लिए 12a²। तो देखिए एक्सीलरेट करने के लिए आपको डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो ये इसीलिए डी शेप उसको सोचा गया कि बहुत लंबा हम लोग ना बनाए, इसीलिए डी शेप का बनाया गया। अगर ये प्रश्न उठता है कि हम लोग डी शेप भी क्यों बनाते हैं, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं कि क्या रीजन रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर अब एक बात और होता है कि इतना ना वेलोसिटी हो जाए कि लाइट के अप्रॉक्स, तो फिर क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग इसके बारे में भी। देखिए एक बात और हम लोग थोड़ा लिमिटेशन के बारे में बात कर ले, जिससे आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड ऐसा नहीं हो जाए कि कंट्रोल से बाहर चला जाए। तो जैसे हम लोग अभी जो टी निकाले थे, टी अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, 2π/ω और v = ओमेगा v/r, तो 2π/v। और देखिए यहाँ ध्यान, और यहाँ r/v तो हटा दे, t 2πm/2। अब देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए m = m0 √1 - v/c का होल स्क्वायर, या v² अब इसको प्रूव कीजिए। यहाँ पर t = 2π/qb
और यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर, और ये नॉट, इसको हम लोग ले जाके यहाँ पर लिखा है, तो हो जाएगा एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जो लोग आइंस्टीन जो दिया था ये, इसके बारे में आप जानते हो, आइंस्टीन कंसेप्ट है ये। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर भी इंक्रीज करता है तो देखिए टी भी इंक्रीज करेगा। देखिए ये घटाव में है, ये सब्सट्रैक्शन में है, ऐसा नहीं सोचिए कि बढ़ जाएगा। तो ये समझिए यहाँ पर कि ये थोड़ी ज़्यादा घट जाएगा। नीचे में कहने का मतलब है कि एक में से ज़्यादा घट रहा है तो ये बढ़ जाएगा ही, क्योंकि अधिक से भाग लगाएंगे तब ना कम आएगा। तो चूँकि हम ये कम कर दे रहे हैं तो ये जब कम होगा तो ये अधिक आएगा। ये कम कैसे होगा, भीज भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम लोग भी बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। जो सेमी सर्कल जो पार्ट होगा उसमें टाइम ज़्यादा लेगा, और इससे क्या होगा कि उसका स्पीड जो है कि इतना अधिक नहीं हो जाएगा कि आपका जो सिस्टम है या जो हम लोग चाह रहे हैं कि वर्क हो वो ऐसा नहीं हो पाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये इक्वेशन से रिलेट होता है कि किस प्रकार जो है कि हम लोग इसका यूज करते हैं, और सारी जो अवधारणाएं हैं उसको क्लियर करना है। और एक तो बात एक और शेप के लेकर के हो गई कि डी आकार का ही क्यों बनाते हैं। तो चूँकि आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक्सरेट अगर ऐसे करते हो तो उससे डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाना संभव नहीं था। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम लोग उठाते हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से QE/m और 2t², तो देख रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करने के लिए आपको समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करना होगा तब सेपरेशन ज़्यादा होता है। तो ये सब खास बातें हैं। तो ये जो शेप को जो है कम किया गया इसीलिए, और कम किया गया तो फिर तो आपका कैसे एक्सेलरेट होगा, इसीलिए इसको रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट है। इसको बार बार घुमाते घुमाते इसको बाहर फेंक दिया जाए, तो इस आधार पर जो है किया गया। एक बात और यहाँ समझना होगा किस ऑर्डर तक ये तो यहाँ पर ये लगभग देखिए ऑसिलेटर जो है ना 10⁻⁷ हर्ट्ज का जाएगी आपको मिलेगा, और इसमें जो वोल्टेज क्रिएट करता है वहाँ पर 10⁻⁴ वोल्ट का ऑर्डर का होगा। इस पर एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन इस पर देता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है, अब हम देखिए इसे निकालना है कि साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, और 10 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या होगा 10⁻⁷ हर्ट्ज, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था व्हाट शुड बी द operating magnetic field for accelerating protons. If the radius of a d is 60 centimeter, what is the kinetic energy in megaelectron-volt of the proton beam produced by accelerator? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग पहले b निकाल लें, कितना है b, है ना। तो कितना होगा देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो p = 2π/ω, जस्ट हम किए थे v = ओमेगा, तो यहाँ से हो जाएगा p = 2π और ओमेगा के जब d/r, r = mv/qb। यहाँ से निकाल लीजिए r/v, तो हो जाएगा 2πm r/v m/qb। तो यहाँ से b इसको कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो 1/m लिखेंगे हम लोग। n बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपका 2πmn, यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2πmn, और बाई हो जाएगा आपका q। यहाँ से देखिए रख देंगे हम लोग b 2 × 3.14 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.67। इसको एक्सरेट किया गया, सॉरी प्रोटॉन को ना, इलेक्ट्रॉन तो दिया नहीं जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.67 10⁻⁻27। और देखिए हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं,
फ्रिक्वेंसी दिया हुआ आपको कितना 10⁻⁷ हो जाएगा, मेगा 6 हो गया ना, तो 10⁻⁷ और नीचे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का दिया 1.6 है, 10⁻⁻⁹। तो ये हो जाएगा आपका लगभग अप्रॉक्स 6.28 हो जाएगा, इधर 1.67 नीचे में 1.6 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 -20 हो गया, तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका लगभग, देखिए इसको अगर हम काट दें और लगभग अगर काट देंगे करके तो अप्रॉक्सीमेटली 0.6 के आसपास आ रहा है आपको, 0.6 आएगा ही एग्जैक्ट, हम लोग देख लें कैलकुलेटर से 0.660 आ जाता है, ऐसे अप्रॉक्स हम दे सकते हैं आप 0. अब देखिए हम लोग 0.660 आ गया। अब देखिए v निकाल लेंगे, v = ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा हो गया 2πn, आर रखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, फिर एक बार 3.14 × 10⁻⁷ और आर आपका दिया हुआ था सर ना 0.6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो v = हो जाएगा कितना 6.28 0.6 लगभग 8 × 48 की 8 8 × 48 4 अच्छा 12 4 16 6 हाथ में 36 1 37 और पॉइंट लगाओ 3 के बाद 1 2 3 हो जाएगा 10⁻⁷ है ना, एग्जैक्ट आपका 3.7 है ना, लगभग 3.78 इंटू 6 आ गया, तो v = हो गया 3.7 7 कर दें 10⁻⁷ मीटर/सेकंड। अब बस काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे है ना, तो निकल जाएगा कि आराम से काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, निकाला हम लोग को व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो फिर 12 mv² हो जाएगा, तो जूल में आएगा, या डायरेक्ट आप यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन से भाग लगा दीजिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, या डायरेक्ट इसको कर लेते हैं 12 m का मान दिया हुआ है आपको। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होता है तो इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान देना है कि जब भी हम लोग पहले भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होता था तो इलेक्ट्रॉन से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और यहाँ भी वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लगभग 1.67 10⁻⁻27 और v 3.7 है ना, 3.77 10⁻⁷ और नीचे में आपका 2 है, और फिर आपका कर देते हैं 1.6 10⁻⁻90, यह आ जाएगा डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करना है, तो लगभग में अगर बात करें तो 1.67 और 2 × 1.6 और ये हो जाएगा आपको 3.77 का होल स्क्वायर, और ये होगा 7 × 14 और ये होगा -27 10⁻⁻90। तो बात करें यहाँ पर टीवी कट जाएगा जस्ट, और 3.7 का स्क्वायर है और 4 ले तो 16 2 8 8 से कुछ कम ही आएगा है ना, तो 8 से लगभग 7 दे रहा है। चलिए 7 और यहाँ देखिए 19 से 14 हो जाएगा, तो 19 14 9 4 13 30 हो गया यहाँ पर, तो 30 हो जाएगा इधर 30 हो गया आपका। अच्छा 19 है 19 और 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 -27 और 7 14 हो गया, यहाँ से हो गया आपका 14 हो गया इधर, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो उत्तर यहाँ पर 7 है और -19 14 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 3 हो गया।
33 हो जाएगा प्लस में, और इधर 27 है, 3 3 6 हो गया ना, 6 तो 10 का पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये यहाँ पर, तो हो गया 7 × 10 पावर 6, इसको कर देंगे 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आगे लिख सकते, और कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, हम लोग करते क्या है इसमें, काइनेटिक एनर्जी को निकालना था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी हम सिंपली जैसे निकालते वैसे निकालेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया उसने, और 10 पावर 6 को हमने मेगा लिख दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन, इसमें जो भी क्वेश्चन आता है आपसे बन जाएगा, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके एनसीईआरटी में लगता है हटा दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको समझना है, और ये आगे क्लास में मिलेगा आपको, जैसे ग्रेजुएशन अगर आप लेंगे तो उसमें। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं।